सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव में क्लोरोफॉर्म के बारे में, और क्लोरोफॉर्म के बारे में अपन ने यह देखा था कि उसका निर्माण किस प्रकार करोगे आप और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते। लास्ट में अपन ने देखा था, उसका एक टेस्ट देखा था सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, वो AgCl का पीपीटी देता है। आज अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव की। तो आइए लगाइए हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, यानी कि अपन बात करेंगे विशेषकर क्लोरोफॉर्म के बारे में। तो लगा लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी इसके रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, ये कौन कौन सी क्रिया आपको देता है। और सबसे पहले लगा लीजिए आप ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है। देखिएगा जो क्लोरोफॉर्म होता है आपका, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर एक विषाक्त कंपाउंड देता है जिसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको आप बोलते हो फोस्फेट। किस प्रकार होता है क्लोरोफॉर्म, लिया मैंने, इसका होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा HNO यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और ये यहां से आपको दे देता है COCl2 और HCl दे देता। देखिएगा किस प्रकार रिएक्शन होती है, इसकी मैं 2 में लूंगा तो यहां ये बन जाता है आपका। किस प्रकार रिएक्शन होती है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए ये है मेरे पास में CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, इसका मैं करवाता हूं ऑक्सीडेशन करवाता हूं। इसका मतलब एक ऑक्सीजन लिया है मैंने काम में, यहां से क्या होगा, एक H और एक Cl निकाल दो बाहर। समझे मेरी बात को, यहां से आपने क्या निकाला, एक HCl बाहर निकाला। इस बात को समझ गए होंगे। चलिए यहां से आपने HCl बाहर निकाला, अब क्या होगा, COCl2 बन जाएगा। आपका क्या बनेगा, COCl2 बनेगा, और आपने बाहर क्या निकाला, HCl निकाला। अब यहां पर मैंने क्या किया, ऑक्सीजन लिया काम में, तो वहां पर क्या निकल जाएंगे आपके 2 HCl निकल जाएंगे आपके काम में बाहर, और यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन यहां मैंने हाफ लिया, इसका मतलब ये केवल ऑक्सीजन ही रहा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और आप यहां ही लिखना चाहो तो यहां ये हो जाएगा। ये जो कंपाउंड देता है आप इसको बोलते हो कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हो, कार्बोनिल क्लोराइड, इसको बोला जाता है कार्बोनिल क्लोराइड, और इसी को आप बोलते हो फॉस्फिन बोलते हो, फॉस्फिन, एक ही कंपाउंड है दोनों। और ये क्रिया आप जानते हो किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब देखो इस रिएक्शन की खास बात क्या होता है, यहां पर इस क्लोरोफॉर्म का हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर एक विषाक्त कंपाउंड बना रहा है, यानी ये आपको विषाक्त कंपाउंड है जिसको आप बोलते हो फोस्फेट। ये विषाक्त कंपाउंड है, यानी ये नहीं बने, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हो आप, और उस क्लोरोफॉर्म को रंगीन जो बोतल होती है उनमें भरा जाता है, क्या, आपका क्लोरोफॉर्म। यानी आपने क्लोरोफॉर्म इन रंगीन बोतलों में आप भर दोगे, कलरफुल बोतल होगी ये, कलरफुल बोतल, जिसके कारण क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए, और इसको ऊपर तक भर के यहां पर क्या लगा दोगे आप, डाट लगा दोगे, आसानी से इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाए। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका यह हो सकता है कि यहां पर आपका जो कार्बोनिल क्लोराइड बना है, इसमें आप क्या कर देते हो, 1% एथेनॉल मिला देते हो, जिसके कारण आपको एथिल कार्बोनेट प्राप्त होगा। वो एथिल कार्बोनेट जो आपका बनेगा वो कैसा होता है, अविषाक्त होता है। इसके अलावा एक कंडीशन आप ये भी लगा सकते हो, वो क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका कार्बोनिल क्लोराइड बना है जिसको आप बोलते हो COCl2,
ये फोस्टीन, ये जो आपका फोस्टीन है इसमें आप क्या मिलाओगे, एथिल अल्कोहल मिलाओगे, यानी ये मैंने लिख दिया यहां C2H5OH, इधर क्या है C2H5OH। क्लियर है? ये आप क्या करोगे, मिलाओगे, ये मिलाओगे तो यहां से क्या होगा, HCl रिमूवल होगा, और HCl के रिमूवल होने के बाद में आपका बनेगा CO O C2H5, और इधर क्या लगाओगे आप OC2H5। क्लियर है? ये आपने क्या लिया, यहाँ एथेनॉल लिया, मींस यहाँ 1% इसका लिया जाता है सॉल्यूशन, यानी 1 ml तो आप लोगे यहाँ एथेनॉल और 99 ml लोगे आप वाटर। क्लियर है? इस कंपाउंड को बोलोगे आप एथिल कार्बोनेट या डाई एथिल कार्बोनेट बोल सकते हो, क्योंकि 2 एथिल ग्रुप लगे हुए हैं। इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, डाई एथिल कार्बोनेट बोलते थे। इस प्रकार आप इसका ऑक्सीडेशन होने से बचा सकते हो, इसकी विषाक्तता को दूर कर सकते हो। और ये जो आपका डाई एथिल कार्बोनेट जो बनता है इस रिएक्शन में, ये अविषाक्त होता है, यानी कि जहरीला नहीं होता है। अब हेडिंग लगाइए नेक्स्ट आप लोग, रिडक्शन। रिडक्शन किस प्रकार होता है क्लोरोफॉर्म का, तो 2 नंबर हेडिंग लगा लीजिएगा, रिडक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। देखिएगा किस प्रकार होता है रिडक्शन। देखो रिडक्शन होगा क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का जो रिडक्शन होता है वो आप मेटल तथा HCl के साथ करवा सकते हो रिडक्शन। इसके अलावा आप रिडक्शन करवा सकते हो मेटल के साथ में वाटर लेके भी करवा सकते हो, यानी रिडक्शन आप करवा सकते हो मेटल लेके और वाटर लेके भी क्या करवा सकते हो, रिडक्शन करवा सकते हो। रिडक्शन किसका करवा रहे हो वो चीज काम में लेनी है, क्लोरोफॉर्म का करवा रहे हो, यहां भी किसका करवा रहे हो, क्लोरोफॉर्म का। देखिएगा क्लोरोफॉर्म जब रिडक्शन करता है या उसका अपचयन होता है, तो ये आपको यदि जिंक तथा HCl के द्वारा अपचयित होने को मिले, जिंक तथा HCl के द्वारा यह अपचयित होता है, तो यहां से आपको डाइमेथिल क्लोराइड मिलती है, यानी कि CH2 Cl2 और आपका HCl। इसका मतलब कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई, यहां 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट। देखिएगा आप लोग CH2 Cl2 और एक HCl बन जाएगा। क्या बना इसके द्वारा, डाइमेथिलीन डाइक्लोराइड बन गया, यानी कि ये बन गया डाइमेथिलीन डाइक्लोराइड। इसकी यहां क्या हो गई है, फॉर्मेशन हो गई। चलिए आगे बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म है, यदि वो आपका जिंक तथा वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो क्लोरोफॉर्म का जिंक के साथ अपचयन करवाते हो तो मेथेन का निर्माण होगा, और यहां से क्या निकलेगा, आपका HCl बाहर निकलेगा। चलिए इस रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं उसको देख लेते हैं। देखो इस रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा 4 1 5, इधर 1 है, इसका मतलब यहां पर मैं 5 और 4 यदि 9 करना चाहूं, यहां यदि 3 करूं मैं 7 हो जाएंगे, यहां कितने हो गए, 1 हो गया। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी अपने को रिडक्शन के लिए, 6 हाइड्रोजन की। तो देखो 6 1 7 कितने हो जाएंगे, 4 3 7 हाइड्रोजन हो जाएगी। मतलब आपने क्या बना दिया, यहां मेथेन बना दिया है। आइए हेडिंग लगा लीजिए अगली, एसीटोन के साथ रिएक्शन, और यहां पर अपन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे क्लोरीटोन का निर्माण करना। ये अपन कीटोन में भी पढ़ेंगे कंपाउंड, ये कंपाउंड अपन यहां भी पढ़ रहे हैं, इसलिए 2 जगह आ गया आपके सिलेबस में, इसी कारण इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। 3 नंबर हेडिंग लगा लीजिएगा, रिएक्शन विथ एसीटोन, किसकी, क्लोरोफॉर्म की। रिएक्शन विथ एसीटोन, और एसीटोन के साथ यदि आप रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाएंगे अपन, क्लोरीटोन। क्लोरीटोन की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और इसको लगा लीजिए आप एंटीया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। इस क्लोरीटोन का यूज होता है निद्राकारी के रूप में, यानी ये एक प्रकार का होता है हाइप्नोटिक,
या इसका यूज किया जाता है निद्राकारी औषधि में किया जाता है। सभी जानते हो निद्राकारी औषधि यानी गुम करने की जो नींद होती है उसमें इसका आप यूज करोगे। किस प्रकार होती है रिएक्शन उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिएगा आपका होता है ये एसीटोन, इस बात को समझ गए आप। इस एसीटोन की आप रिएक्शन करवाते हो क्लोरोफॉर्म के साथ में। क्लोरोफॉर्म आपका होता है CHCl3 इसके साथ करवा रहे हो। चलिए अब ये यहां पर इसको मैं से लिख रहा हूं CHCl3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो, इसकी रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में। देखिएगा बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, यहां से ये डेल प्लस होता है, ये डेल माइनस होता है, सभी जानते हो। देखो H प्लस और ये क्या होता है, नेगेटिव भाग होता है। इस कार्बन पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है और ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, सभी जानते हो। यहां पर अब क्या होगा, यहां से ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, आपका जो नेगेटिव पार्ट है क्या बनेगा CH3। अब क्या होगा, ये O माइनस होगा और आपका CCl3 होगा। बाद में क्या होगा, यहाँ पर एक H प्लस की उपस्थिति होगी, यानी जो आपका H बनेगा वो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव से और H प्लस के मध्य, इनके मध्य क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती। क्या बना, CH3 OH CCl3 बन गया। चलिए इस कंपाउंड की बात करते हैं, इसी को आप बोलते हो क्लोरीटोन। बोल दोगे आगे। ये जो कंपाउंड है आपका, इसका यूज कहां किया जाता है, निद्राकारी औषधि में किया जाता है। इस कारण ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड। आपका काम क्या है, इसका होमवर्क है आपके लिए, इस कंपाउंड का आपको बताना है, IUPAC ने बताना है, एकदम इजी है। चलो कर लिया, ये आपने लिया है काम। यहाँ एसीटोन बोलोगे आप, इसको लिखोगे आप क्लोरोफॉर्म बोलोगे, और आपने बना लिया है क्लोरीटोन का निर्माण। हेडिंग लगाइए आगे, क्लोरोपिक्रीन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोपिक्रीन या रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाएंगे, इसके द्वारा भी अपन जो क्लोरोपिक्रीन है ये एक प्रकार की अश्रु गैस होती है और इसका यूज किया जाता है युद्ध गैस में या वार गैस में यूज किया जाता है। लगाइए हेडिंग, 3 होगी ना अपनी, 4 नंबर। आप लगाइए रिएक्शन विद HNO3 यानी किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाओगे। और यहां पर आप फॉर्मेशन किसकी करोगे, तो फॉर्मेशन ऑफ किसकी फॉर्मेशन करोगे, देखो CCl3NO2 बनेगा आपका, उसको आप बोलोगे क्लोरोपिक्रीन, बोलोगे क्लोरोपिक्रीन, यानी यहां फॉर्मेशन हो जाती है क्लोरोपिक्रीन। और क्लोरोपिक्रीन क्या होती है, एक प्रकार की, इस बात का भी ध्यान रखना, ये वार गैस होती है, इसी को आप क्या बोलते हो, अश्रु गैस बोलते हो। यानी कि जहां पेड़ वगैरह एक्टिव हो जाती है तो वहां पर क्या किए जाते हैं, इस अश्रु गैस के गोले दागे जाते हैं, जिसके कारण वहां जो भीड़ होती है उसको तितर बितर किया जा सकता है। आइए बात करते हैं किस प्रकार बनेगा। ये मेरे पास में है क्लोरोफॉर्म और इसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, नाइट्रिक एसिड को। चलिए ये मेरे पास में हो गया क्लोरोफॉर्म, हो गया CHCl3 हो गया। यहां से इसके साथ में रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगा बाहर, H2 यहां से बाहर निकलेगा, आपका क्या बनता है, CCl3NO2 बन जाता है। देखिए इसको क्या बोलोगे आप, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन। एक कार्बन है, नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन इसका नाम हो जाता है। और यही जो कंपाउंड आपका बनता है इसी को आप क्या बोलोगे, क्लोरोपिक्रीन बोलते। इस बात को समझ गए अच्छे से। ये आपने बना लिया है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के क्लोरोपिक्रीन की फॉर्मेशन करनी। चलिए
आगे हेडिंग लगाइए आप, हाइड्रोलाइसिस, किस प्रकार इसका आप करवाओगी जल अपघटन। तो 5 नंबर लगा लीजिए आप, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन। 5वां है अपने पास में हाइड्रोलाइसिस, या जिसको आप बोलोगी जल अपघटन। देखिए जल अपघटन किस प्रकार होता है, ये है मेरे पास में क्लोरोफॉर्म CHCl3, समझे इस बात को। इसकी रिएक्शन आप करवाते हो KOH के साथ में। अब देखो KOH के साथ करवाते हो तो यहां से क्या होगा, यदि मैं 3 KOH लूंगा काम, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, KOH के साथ रिएक्शन होती है, यहां भी क्या होगा KOH, यानी मैंने क्या लिए 3 KOH काम में लिए। किसी क्षार के साथ रिएक्शन होगी तो यहां से KCl इस रिएक्शन में निकलेगा बाहर, आप लिख दोगे -KCl। इस बात को समझ गए। आगे देखिए, यहां पर आप लिखोगे HC और यहां OH हो गया, यहां OH हो गया और यहां क्या हो गया आपका OH हो गया। देखो मैंने अभी एक बात बोली थी कि यदि एक ही कार्बन पर मान लो 2 OH आ जाए या उससे ज्यादा OH आ जाए तो वो कंपाउंड आपका होता है अनस्टेबल। अब ये कंपाउंड आपका हो गया अनस्टेबल, हो गया अस्थायी, हो गया। यहां से क्या होगा, H2O आपका बाहर निकलेगा और H2O के बाहर निकलने के बाद में आपका बनता है HCOOH। इस कंपाउंड को आप बोलते हो फॉर्मिक एसिड बोलते हो, समझे इस बात को। और इसी को आप बोलते हो, एक कार्बन है OH कमल है तो मेथेन OH कमल, आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, मीथेनोइक अम्ल, समझे इस बात को, मीथेनोइक एसिड हो गया। आगे देखिए, ये आपका जो फॉर्मिक एसिड बना है, यदि आप फिर से इसकी रिएक्शन करवाते हो, मान लो बेस के साथ में करवाते हो, क्षार के साथ करवाते हो, तो यहां से क्या होगा, H2O का रिमूवल होगा और यहां से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, एक साल्ट प्राप्त कर सकते हो, यानी आप क्या बना सकते हो, इस रिएक्शन के द्वारा एक लवण की फॉर्मेशन कर सकते हो। चलिए यहां पर जो आप KOH काम में ले रहे हो वो KOH कैसा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यहां जो आप KOH काम में ले रहे हो एक्वस होना चाहिए, जलीय होना चाहिए, तो जलीय KOH के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। इसके अलावा आप करवा सकते हो Ag2O के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, कैसा, मोइस्ट नम Ag2O के साथ। हाइड्रोलाइसिस कर लिया, चलो आ जाओ, बार बार जो रिएक्शन आपकी घूमती है, इधर से आके उधर, उधर से जाके इधर, यानी कि क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण रिएक्शन। याद करो, देखिए बनाते क्या है उसके द्वारा, क्लोरोफॉर्म का आप करवाते हो क्लोरीनेशन, क्या बन जाता है आपका, CCl4 बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। अगली रिएक्शन क्लोरीनेशन, देखिएगा क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण किस प्रकार होती है। आपने क्या लिया है, CHCl3 लिया है, मींस आपका कंपाउंड हो गया ये क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आपने करवाई क्लोरीन के साथ में, मतलब यहां क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका क्लोरीनीकरण हो जाता है और क्लोरीनीकरण होने पर यहां से क्या निकलेगा, एक HCl बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा आपका, CCl4 बन जाता है। CCl4 बनेगा, HCl रिमूवल होगा, CCl4 को क्या बोलोगे आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हो और इसी CCl को आप बोलते हो पायरीन बोलते हो। और मैंने बताया था कि इसका यूज किया जाता है आग बुझाने में। क्लोरीनेशन कर लिया आपने, आइए सिल्वर पाउडर के साथ में रिएक्शन देखते हैं किस प्रकार होती है। तो हेडिंग लगाइए 7वीं, रिएक्शन विथ Ag पाउडर या सिल्वर पाउडर के साथ में। देखिएगा सिल्वर पाउडर के साथ में या सिल्वर चूर्ण के साथ में रिएक्शन कैसे होती है उसकी बात करते हैं। देखिए ये मेरे पास में है CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन मैंने करवाई सिल्वर के साथ। अब जब क्लोरोफॉर्म के यहां आप ले लेना 2 मोल ले लेना, ये हो गया CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया,
यहां से क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से AgCl बाहर निकलेगा, मींस आपको 6 Ag यहां पर काम में लेने पड़ेंगे, तो 6 AgCl आउट, इनका रिमूवल हुआ, और इनको आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, H ट्रिपल बॉन्ड CH, बताओ क्या बना आपका, एल्काइन बन गया। इसी को आप क्या बोलते हो, एसिटिलीन बोलते हो। ये रिएक्शन है एसिटिलीन के निर्माण विधि भी है, आप इस रिएक्शन के द्वारा एसिटिलीन का निर्माण कर सकते हो। तो ये रिएक्शन हो गई एसिटिलीन की निर्माण विधि भी होती है। चलिए, ये हुई सिल्वर पाउडर के साथ में अपन रिएक्शन किस प्रकार करवाते हैं उसकी अपन ने बात की। आगे हेडिंग लगाइए, एल्कीन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद एल्कीन। अब देखो, रिएक्शन विद एल्कीन में आपको मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव है, उस नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 8 नंबर की रिएक्शन लगा लीजिए आप, रिएक्शन विद एल्कीन, हेडिंग लगाइएगा रिएक्शन विद एल्कीन, और एल्कीन की आप रिएक्शन करवाओगे यहां पर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब देखो, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है उसी को आप क्या बोल रहे थे, क्रॉस इफेक्ट, याद होगा आपको। इसी को आप क्या बोलते हो, क्रॉस इफेक्ट बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हो। चलिए, आइए करते हैं किस प्रकार रिएक्शन होती है। ये है मेरे पास में एल्कीन, और इस एल्कीन पे यदि मेरे को योग करवाना है किसी क्लोरोफॉर्म का तो कैसे होता है उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये है कोई एल्कीन, अब एल्कीन कोई सी भी हो सकती है। चलिए, इसको आप क्या बोलोगे, ब्यूट 1 इन हो गया, ये ब्यूट 1 इन, डबल बॉन्ड 1 नंबर में लगा हुआ है तो ब्यूट 1 इन हो गया। इसकी रिएक्शन आप करवाते हो CHCl3 के साथ में। अब देखिएगा, ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, इसके साथ रिएक्शन होती है तो आपको पता है इस पर डेल प्लस होगा, इस पर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी CCl3 होगा, ये आपका कैसा होता है, माइनस होता है। अब देखो, एंटी मार्कोनिकोव का नियम आपको क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग लोगे। अब वो कब लोगे, जब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पेरोक्साइड देखने को मिलेगा, यानी कोई कार्बनिक पेरोक्साइड दे रखा हो तब तो वो एंटी मार्कोनिकोव के नियम से योग होगा। और यदि वहां पर आपको कार्बनिक पेरोक्साइड नहीं दे रखा है तो योग किस प्रकार कराओगे, आप मार्कोनिकोव के रूल से कराओगे। चलिए, एंटी मार्कोनिकोव का जो रूल होता है वो मार्कोनिकोव के नियम के ठीक विपरीत होता है। ये अपने पहले बात की है, जहां पर अपने निर्माण विधि पढ़ी है एल्कीन की, वहां पर ने बात की है, इसके बारे में चर्चा की। तो देखिए, एंटी मार्कोनिकोव का नियम अपने को क्या बोलता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एंटी मार्कोनिकोव का नियम यह कहता है, जब भी कभी असममित एल्कीन पर आप हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर लो या किसी इस प्रकार के कंपाउंड्स का योग करवाते हो जिसमें हेलोजन भी प्रेजेंट हो, तो वहां पर हेलोजन जो एटम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, यानी प्रति मार्कोनिकोव के नियम के हिसाब से हेलोजन एटम्स या अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु वहां जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। ये तो हो गया आपका प्रति मार्कोनिकोव का नियम। अब केवल मार्कोनिकोव का नियम पूछे तो फिर इसका रिवर्स हो जाएगा। चलिए, इसका मतलब अधिक विद्युत ऋणात्मक भाग ये होगा, ये कहां जाके जुड़ेगा, यहां तो जाके नहीं जुड़ेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन है, यहां पे कितने हाइड्रोजन, आपके 2 हाइड्रोजन है, तो जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जाके बॉन्ड बनाएगा, ये वहां जाके जुड़ता है। तो देख लीजिएगा CH3 CH2 CH CH2। अब देखिए, इस कार्बन पे आपने क्या लगा दिए है, क्लोरीन एटम जोड़ दिए, और यहां पर आपका क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। बना, इस कंपाउंड का आपको बताना है IUPAC नेम क्या होगा। चलिए कर लेते हैं।
देखिएगा नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से आपको प्रतिस्थापी देखने को मिले, यानी इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। क्लियर है? सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है? प्रतिस्थापी का लिखा जाता है। तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 3 है ना क्लोरीन, तो 1,1,1 क्या लिखोगे? ट्राइक्लोरो। अब देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है, क्या लिख दोगे आप? इसको पेंटेन लिख दोगे, ये आप लिख दोगे इसको पेंटेन। बताइए यहां पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है, तो आप इस प्रकार बता सकते हो। चलिए आपको कंपाउंड बनाना है, आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए? यह है क्वेश्चन, हेक्स 1 इन है, उस पर आपको योग करवाना है क्लोरोफॉर्म का, तो उससे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्लियर है? और एक क्वेश्चन ये है कि पेंट 1 इन पर आपको योग करवाना है क्लोरोफॉर्म का, और ये ध्यान रखना यहां H2O दे रखा है, यहां भी आपको दे रखा है H2O2। चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, ये मेरे पास में कोई कंपाउंड दे रखा है और यहां पर आपको दे दिया है केवल HBr दे दिया है, इसका आंसर बताना मेरे को क्या होगा? ठीक है, यहां पर केवल HBr है, यहां पर कोई प्रोक्साइड नहीं है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, इसको सोल्व कीजिए। चलिए ये समझ गए, ये अपन ने देख ली है रिएल्किन के द्वारा एंटी मार्कोनिकोव के नियम की सहायता से अपन किस प्रकार बनाते हैं किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं। मतलब रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? क्लोरोफॉर्म के साथ करवा रहे हो। आइए एक रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसको आप बोलते हो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको एमटीआर लगा लेना। इसको बोलते हो राइमर-टिमान अभिक्रिया। अब देखो इस रिएक्शन के केमिकल मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, जहां अपन फिनोल पढ़ेंगे, ये मुख्य रूप से फिनोल की रिएक्शन होती है, तो वहां पर मैं आपको इसको रिएक्शन मैकेनिज्म बता दूंगा। अभी केवल याद करने के लिए केवल रिएक्शन नोट लगा के लिख लीजिएगा, एमटीआर रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप बोलते हो राइमर-टिमान रिएक्शन, राइमर-टिमान रिएक्शन या राइमर-टिमान अभिक्रिया। राइमर-टिमान अभिक्रिया क्या कहती है अपने को? देखो ये मुख्य रूप से फिनोल की रिएक्शन होती है, तो वहां फिनोल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर पढ़ना पड़ेगा अपने को क्लोरोफॉर्म है, वहां मैकेनिज्म के सहित करेंगे इसको। देखिएगा फिनोल है अपने पास में, इस फिनोल की मैं रिएक्शन करवाता हूं क्लोरोफॉर्म के साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होगी, ये हो गया CHCl3, और यहां काम में क्या ले रहे हो? कोई KOH काम में ले रहे हो, क्लोरोफॉर्म 3KOH के साथ में रिएक्शन होगी। अब देखो ये है राइमर-टिमान अभिक्रिया। अब देखो क्या होगा यहां पर। अब इस रिएक्शन में बेसिकली बता देता हूं क्या होता है। इस रिएक्शन में जो आपको क्लोरोफॉर्म दिखाई दे रहा है, ये जो क्लोरोफॉर्म है यहां से ये बनाता है CCl3, एक H+ के निष्कासन से, फिर एक Cl निकलता है, यहां CCl2 बन जाता है, इसको आप बोलते हो डाइक्लोरोकार्बिन। ये क्या होता है डाइक्लोरोकार्बिन? एक आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। आपसे पूछे मान लो कि राइमर-टिमान अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में कार्य कौन करता है, तो आपका आंसर वहां क्या होगा? डाइक्लोरोकार्बिन। इसका मतलब फिनोल की ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी कि ये होगी एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किसकी? फिनोल। आइए यहां पर क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये आपका फिनोल है, यहां आ जाएगा CHO, इस कंपाउंड को आप बोलोगे बेंजल्डिहाइड, यहां से 3KCl मिलेगा आपको, और यहां से आपको मिलेगा 3H2। समझे मेरी बात को? इस रिएक्शन को बोला जाता है फॉर्माइलेशन,
देखो राइमर में दो रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, एक CCl4 के साथ में जहां अपन पढ़ेंगे टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, तो वहां पर क्या होता है सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को आप बोलते हो फॉर्माइलेशन रिएक्शन। फॉर्माइलेशन यानी कि क्या हो गया आपका फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण है। फॉर्मिलीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी CHO, इस CHO को फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं, इसका यदि प्रवेश होता है तो उसे आप बोलते हो फॉर्मिलीकरण। यदि मान लो मैंने यहां COH का प्रवेश करवा दिया तो उसको आप बोलते हो कार्बोक्सिलीकरण बोलते हो। इस कंपाउंड का नाम होता है सेलिसिल्डिहाइड, यानी ये बन गया है आपका सैलिसिलएल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर है? बस इस रिएक्शन में आप ध्यान रखिएगा, जो डाइक्लोरोकार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है, जो कि इसमें रेजोनेंस करवाता है और बाद में आपका क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है। ये अपन देखेंगे रिएक्शन विस्तार से देखेंगे, वहां फिनोल जहां पढ़ेंगे वहां पर। चलिए राइमर रिएक्शन समझ गए। अब आगे हेडिंग लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है हाफमैन कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या जिसको आप बोलोगे आइसोसाइनाइड टेस्ट। इस रिएक्शन को कार्बिल एमीन टेस्ट भी बोला जाता है। ये एमीन का टेस्ट है, टेस्ट ऑफ एमीन। लगा लीजिए हेडिंग कार्बिल एमीन टेस्ट या रिएक्शन, या इसको बोलते हो आप आइसोसाइनाइड टेस्ट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, सीधी सीधी नाम दे दिया आइसोसाइनाइड टेस्ट, और मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग की जाती है तो अपन उसकी भी बात करेंगे। यहां लगाइए हेडिंग कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट बोलोगे इसको, कार्बिल एमीन परीक्षण बोलोगे। इसी को आप क्या बोलते हो आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हो। आइसोसाइनाइड टेस्ट इसी को बोला जाता है, यानी कि कार्बिल एमीन परीक्षण, या इसको आप बोलोगे आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन, उसमें कौन सी 1 डिग्री केवल और केवल 1 डिग्री एमीन है, उसके बारे में अपने को जानकारी देता है। तो 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है, यूज किसके लिए है एलिफेटिक की बात कर लो, आप बात कर लो एरोमेटिक की बात कर लो, और कौन सी एमीन 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है। ये क्या करते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन, मतलब कौन से एमीन प्राइमरी एमीन, ये क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करते हैं, किसी बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे और आपको क्या देते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड देते हैं। इस एल्किल आइसोसाइनाइड की जो गंध होती है वो एक विशेष प्रकार की गंध होती है, यानी कि एक विशेष प्रकार की गंध होती है इसकी जो गंध होती है वो अरुचिकर होती है, जो अच्छी नहीं लगती है, मन को नहीं भाती है। अरुचिकर गंध युक्त यौगिक बनेगा, अरुचिकर गंध होती है, इसी को आप क्या बोलते हो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। अब आपसे पूछे कि आइसोसाइनाइड टेस्ट किस किस के द्वारा दिया जाता है तो 1 डिग्री एमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, वो ही देते हैं। आपके 2 डिग्री एमीन है और आपके 3 डिग्री एमीन है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, तो वो ये टेस्ट नहीं देते। अब आपसे पूछे कि ऐसी कोई अभिक्रिया लिखो जो 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन में विभेद करती है, तो क्वेश्चन बता दोगे आप? देखो भी विस्तार से समझ रहे हैं। ऐसी कोई रिएक्शन लिखिए जो 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, मींस आपसे पूछ ले RNH2 R2NH और आपका R3, इनमें विभेद करती है, तो आप क्या लिखोगे आपकी जो कार्बिल एमीन टेस्ट है इसी को आप क्या बोलते हो आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हो। कार्बिल एमीन टेस्ट इसी को आप बोलोगे आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेंगे प्लस KOH के साथ रिएक्शन करेगा, आपका क्या देता है आइसोसाइनाइड देता है। मतलब ये तो देता है 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, ये टेस्ट नहीं देते हैं। क्लियर है?
आइए अब देखते हैं इसकी पहले रिएक्शन और उसके बाद में मैकेनिज्म और कुछ इसका एग्जांपल्स देखते हैं। देखिएगा रिएक्शन किस प्रकार होती है उसकी बात करने जा रहे हैं। रिएक्शन क्या होती है, एमीन लिया मैंने, अब ये एमीन 1 डिग्री एमीन है, आप जानते हो सभी अच्छे से। प्राथमिक एमीन की आप रिएक्शन करवाते हो क्लोरोफॉर्म के साथ में, क्योंकि ये टेस्ट किसका है, क्लोरोफॉर्म का टेस्ट है, तो एमीन का भी टेस्ट कर सकते हो आप और उसके द्वारा क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट कर सकते हो, तो क्लोरोफॉर्म का टेस्ट हो गया एक प्रकार का। चलिए इसकी रिएक्शन आप करवाते हो KOH के साथ। देखिए KOH के साथ में इसकी रिएक्शन होती है तो यहां से आपको क्या मिलता है, RNC मिलता है। अब देखो इसके मध्य बॉन्डिंग कैसे होती है, समझे मेरी बात को। चलिए इसको बोलते हो आप एल्किल आइसोसाइनेट। यहां से क्या निकलता है आपका KCl निकलता है, यहां से आप क्या निकलता है H2 निकलता है। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, यहां से मैं क्लोरोफॉर्म लेता हूं 3K मतलब 3KCl और H2O की बात करेंगे तो H2O यहां कितने हैं, 2 है इस रिएक्शन में। इधर देखोगे तो 2 और 1 3 3 6, इसका मतलब यहां पर कितने आ जाएंगे अपने पास में 3H2O आ जाएंगे। ये आपका क्या बना है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया है। आगे देखिए यदि मैंने यहां पर ले लिया C6H5NH2, इसको आप क्या बोलते हो, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, ये बेंजीन है और इस पर मैंने क्या लगा दिया है, NH2 लगा दिया। इसी को आप क्या बोलते हो, एनिलीन बोलते हो क्या, एनिलीन या बेंज एमीन बोलते हो। इसकी रिएक्शन आपने करवाई उपयुक्त रिएजेंट के साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में, KOH के साथ में करवाई रिएक्शन। क्या बना आपका, ये फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया 3KCl। आप बॉन्डिंग लगा सकते कैसे, प्लस 23H2। ये आपका क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाता है। यहां फेनिल आइसोसाइनाइड की यहां क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। आइए अब देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, देखते हैं वो किस प्रकार होती है, क्रियाविधि किस प्रकार होती है। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए एमटीआर इसकी मैकेनिज्म, और ज्यादा एमटीआर इससे। देखो मैकेनिज्म में भी यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज जो आपकी बनती है वो इस रिएक्शन में मुख्य भूमिका निभाती है, यानी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो देती है। आइए बात करते हैं किस प्रकार होता है। देखना आपने सबसे पहले आपने लिया था क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म है वो किसी गैस के साथ में रिएक्शन करता है। अब आप इस रिएक्शन में KOH ले रहे हो, क्षार ले रहे हो, तो यहां रिएक्शन में आपने लिया KOH। इस KOH का डिसोसिएशन होता है यानी K+ और आपका ये क्या है OH-। इस बात को समझे। चलिए आपने यहां लिया है CHCl3, क्लोरोफॉर्म लिया, ये क्लोरोफॉर्म यहां से क्या होगा, इस OH- के साथ में रिएक्शन करता है, इस OH- के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहां से देखो H2O की फॉर्मेशन होगी और क्या बनता है, CCl3 बनता है। मींस क्या होगा, यहां से H2O बाहर निकलता है आपका और CCl3, एक H जाने से यहां कार्बन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है। इसको आप बोलते हो ट्राइक्लोरो कार्बन, क्योंकि कार्बन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये एनायनिक स्पीशीज होगी ट्राइक्लोरो कार्बेट। इस बात को समझ रहे। चलिए आगे देखिए, जो आपका ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन होता है ये क्या करता है, यहां से एक क्लोरीन का ओ रिमूवल कर देता है, यानी आप यहां से एक क्लोरीन निकाल देते हो, Cl- निकला बाहर, या आप यहां लिख देते हो -Cl बाहर निकला। अब क्या बना, CCl। अब देखो ये जो स्पीशीज बनी CCl2, इसको आप क्या बोलते हो, डाइक्लोरोकार्बन, क्योंकि देखो ये निकल गया ना नेगेटिव चार्ज के साथ, क्या बोलोगे इसको, इस स्पीशीज को आप बोलते हो डाइक्लोरोकार्बन। ये बन गई है आपकी डाइक्लोरोकार्बन। अब देखो आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट स्पीशीज में
डाइक्लोरोकार्बन, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, ये सभी प्रकार की मध्यवर्ती प्रजातियां होती है और ये मध्यवर्ती प्रजातियां आपकी अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। बन गया, यानी एक प्रकार की क्या बनी आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी। इंटरमीडिएट स्पीसीज जो आपकी बनी है, इसमें देखो कार्बन है और इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो देखो 2, तो ये हो गए, और 2 क्लोरीन के साथ में और 2 और क्लोरीन, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी अष्टक पूर्ण नहीं कर पा रहा है, अष्टक पूर्ण नहीं कर रहा है, तो स्पीसीज कैसी हो गई, एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल हो गया। क्या मतलब एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रजाति हुई। अब आप सभी जानते हो ये एक प्रकार की इंटरमीडिएट है, मींस कैसा है, अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल है इसका मतलब हाईली रिएक्टिव है, बहुत अधिक क्रियाशील है, ये भी आप जानते हो, हाईली रिएक्टिव है, बहुत अधिक क्या है, ये आपकी क्रियाशील है। अब देखो डाइक्लोरोकार्बन है, ये क्या करती है, आप जो एमिन लेते हो उस एमिन के साथ में रिएक्शन कर लेती है। देखिएगा ये एमिन है आपका, और एमिन कौन सा, 1 डिग्री, क्लियर है। यहां पर आपने क्या लिया है, CCl2 लिया है, ये डाइक्लोरोकार्बन, मतलब ये आपकी होगी 1 डिग्री एमिन। अब चाहे वो यहां पर R के स्थान पर आप AR भी लगा सकते हो ना, एलिफेटिक एमिन या एरोमेटिक एमिन, कुछ भी ले सकते हो आप। चलिए ये क्या करता है, नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिसके कारण नाइट्रोजन अपनी लोन पे किसको देता है, इस कार्बन को देता है। अब देखो नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर दे दी है मान लो इस कार्बन को, तो बताओ आप इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की संभावना रही या नहीं रही, रहती है। चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, सभी जानते हो, नाइट्रोजन है उसने इलेक्ट्रॉन दिए तो दाता परमाणु हो गया, दाता परमाणु पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इस बात को समझ गए। चलिए क्या करोगे, यहां पर आप RNH HC, यहां पर Cl और यहां पर आपका क्या है, Cl है। इस बात को समझ गए। इस पर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव, इस पर चार्ज क्या आया, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, तो देखिएगा नेगेटिव चार्ज कब आता है, इस बात को भी आप समझ गए होंगे। कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन अपने 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो जब कोई आपका एलिमेंट है वो यदि वो जितने बॉन्ड बना रहा है, यदि वो उससे अधिक बॉन्ड बनाता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और यदि वो बॉन्ड में कमी रखता है तो उस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। इस बात को समझिए। एक ऐसे भी समझ सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहां से। अब देखो यहां पर क्या होगा, बाद में आपका एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब क्या करोगे, यहां से आप HCl का रिमूवल कराओगे, इधर से HCl का रिमूवल कराओगे, यानी कि 2HCl यहां से क्या निकले, रिएक्शन में बाहर निकल गए। ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, किसी बेस की उपस्थिति में होती है, समझे। यहां पर बेस की उपस्थिति में होगी, क्या होगा यहां से, अब देखिएगा RNC बन गया ना। देखो बॉन्ड किसके मध्य बना है, जब मैंने शुरू में देखा था R एल्किल समूह है, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, तो क्या बना आपका RNC। आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, या आप दर्शा सकते हो RC, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दर्शा सकते हो। इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, एल्किल आइसोसाइनाइड। मैकेनिज्म अच्छे से समझ लीजिए, इसकी मैकेनिज्म पर रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और पूछे गए भी है। ये आपने बना लिया है एल्किल आइसोसाइनाइड, और ये टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है, तो केवल और केवल प्राइमरी एमिन के द्वारा यह टेस्ट दिया जाता है। समझे इस बात को। चलिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते इस पर आधारित, प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन कार्बिल एमिन रिएक्शन। चलिए नोट किया आपने, यहां तक समझ गए होंगे किस प्रकार रिएक्शन होगी। आइए देखिए, देखो 1 डिग्री एमिन के द्वारा टेस्ट दिया जाएगा, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस।
क्वेश्चन लिखिएगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी जो आपको रिएक्शन दी गई है उनको आपको करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये है मेरे पास में CH3 CH2 NH2, यहां मैंने लिया है CHCl3 और KOH लिया है, मतलब आप जान गए कार्बोनिल रिएक्शन है। दूसरा यहां मैंने लिया है ये कोई अपने पास में साइक्लोहेक्सेन है, यहां मैंने लगा दिया है NH2, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे क्लोरोफॉर्म के साथ में, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे क्यूज के साथ में, 2 रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन ये है मेरे पास में, यहां मैंने लिया NH2 और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है CHCl3 के साथ में, क्यूज के साथ। चलिए बनाइए, देखिए प्रोडक्ट बना के बताइए, देखिए अभी क्या प्रोडक्ट आप बनाओगे, बनाइए। यहां पर मैं ऐसे भी ले सकता हूं एक और PHNH2, अब पीएच का हम जान गए ना, C6H5 की बात कर रहा हूं मैं, फेनिल ग्रुप की बात कर रहा हूं, पीएच बराबर फेनिल यानी C6H5, जो आपका बेंजीन होता है ना उसका एक हाइड्रोजन परमाणु है वो बाहर निकला हुआ होता है, तो इसकी वैलेंस इस प्रकार होती है, इसको C6H5 बोलते हैं। इसके साथ में क्लोरोफॉर्म क्यूएच के साथ। चलिए बताइए, देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बना आपका किया, आइए देखते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, इस नाइट्रोजन कार्बन के मध्य बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा CH3 CH2 NC। अब इसका आपको क्या बताना है, साथ में फिर आईपीसी नाम में लिखना है, वो आपका होमवर्क हो गया। क्या बनेगा यहां से एंड ट्रिपल बॉन्ड C प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपका बनेगा NC बन गया। यहां क्या बनेगा आपका PH एंड, क्लियर है। ये इस पर आधारित हो गई कुछ प्रॉब्लम्स, कार्बन एलिमेंट टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट पर आधारित। तो ये अपन ने बात कर ली है डाई हेलोजन डेरिवेटिव, अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, अपने ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव देखा लिया है अभी इस लेक्चर में। अब अपना ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव खत्म हो गया, अब केवल और केवल अपना एक हाइड्रोफॉर्म बचा है, कुछ वो कर लेंगे, और एक टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें CCl4 की बात करेंगे, एक वो लेक्चर बचा हुआ इसमें। फिर अपन बात करेंगे हेलोइरिन के बारे में, तो अभी जो एल्किल हैलाइड है उसमें केवल 2 लेक्चर और बचे हुए। फिर अपन देख लेंगे हेलोइरिन के बारे में। यदि वीडियो क्लास आपको पसंद आई है तो उसके यार दोस्तों में शेयर करें और साथ में इसको रिवाइज करते रहे, अधिक से अधिक रिवाइज करोगे आप, तभी आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे, और इससे रिलेटेड अधिक से अधिक प्रॉब्लम करने की कोशिश करें आप। ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज करोगे, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो उससे आप कोरिलेट हो पाओगे, क्योंकि यहां पर प्रत्येक रिएक्शन होती है दूसरे रिएक्शन के साथ में कोरिलेट होती है, और इसके लिए आपको जीओसी कंप्लीट आना जरूरी होता है, और ये आप सभी जानते हो अच्छे से। मिलते हैं अपन अगली क्लास में इसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।